पीएफआई फिर चर्चा में। शाहीन बाग का धरना हो, जहांगीरपुरी की हिंसा, हिजाब विवाद हो या आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या या फिर आतंकी संगठन अलकायदा और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों से कनेक्शन, चर्चा में पीएफआई और सिर्फ पीएफआई। बड़ी बात यह कि सिर्फ चर्चा ही नहीं, सीधे कनेक्शन का आरोप लगता है पीएफआई पर। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के पीछे भी पीएफआई का हाथ होने का शक जाहिर किया जा रहा है और ये शक जाहिर किया है बीजेपी ने। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद बीजेपी ने एक बार फिर पीएफआई को बैन करने की मांग उठा डाली है। लेकिन जिस तरह हर हिंसा या दंगे के पीछे पीएफआई के कनेक्शन की बात सामने आती है, वो देश में इससे पैदा खतरे की ओर इशारा करता है और इसमें कोई शक नहीं कि इसका जाल देश में बहुत बड़ा और घातक है। क्योंकि देखिए, सीएए एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में धरना हो या हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी में हिंसा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई चर्चा में आ ही जाता है। आपको याद होगा, इससे पहले जब कर्नाटक में हिजाब विवाद गहराया था, तब भी पीएफआई पर ही विवाद को भड़काने का आरोप लगा था और बीजेपी समेत हिंदू संगठनों ने पीएफआई पर ही मुस्लिम छात्राओं को भड़काने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि हत्या के 27 मामलों से पीएफआई का सीधा कनेक्शन है। चलिए तो आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पीएफआई। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो 22 नवंबर 2006 को बना था। इस संगठन को मुस्लिम संगठनों ने मिलकर बनाया था। संगठन जिनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीता नीति परसई शामिल है। इन तीनों संगठनों ने मिलकर पीएफआई बनाया था। पीएफआई खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कहां तक फैला है देश भर में पीएफआई का जाल। पीएफआई में कितने सदस्य हैं, इसकी जानकारी पीएफआई हमेशा छिपाता आया है। दावा यह है कि 20 राज्यों में पीएफआई की यूनिट है। पहले पीएफआई का हेडक्वार्टर केरल के कोझिकोड में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। पीएफआई के अध्यक्ष ओएमए सलाम हैं। ईएम अब्दुल रहमान पीएफआई के उपाध्यक्ष हैं। पीएफआई की अपनी यूनिफॉर्म भी है। हर साल 15 अगस्त को पीएफआई फ्रीडम परेड का आयोजन करता है। हालांकि 2013 में केरल सरकार ने इस परेड पर रोक लगा दी थी। वो इसलिए क्योंकि पीएफआई की यूनिफॉर्म में पुलिस की वर्दी की तरह ही सितारे लगे हैं। पीएफआई को अगर विवाद का दूसरा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर आतंकी संगठनों से कनेक्शन से लेकर हत्याएं तक के आरोप लगते हैं। 2012 में केरल सरकार ने हाई कोर्ट में बताया था कि हत्या के 27 मामलों से पीएफआई का सीधा कनेक्शन है। इनमें से ज्यादातर मामले आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़े थे। जुलाई 2012 में कन्नूर में एक स्टूडेंट सचिन गोपाल और चेंगनूर में एबीवीपी के नेता विशाल पर चाकू से हमला हुआ। इस हमले का आरोप पीएफआई पर लगा। बाद में गोपाल और विशाल दोनों की ही मौत हो गई। 2010 में पीएफआई के सिमी से कनेक्शन के आरोप भी लगे। उसकी वजह भी थी। दरअसल उस समय पीएफआई के चेयरमैन अब्दुल रहमान थे, जो सिमी के राष्ट्रीय सचिव रहे थे, जबकि पीएफआई के राज्य सचिव अब्दुल हमीद कभी सिमी के सचिव रहे थे। उस समय पीएफआई के ज्यादातर नेता कभी सिमी के सदस्य रहे थे। हालांकि पीएफआई अक्सर सिमी से कनेक्शन के आरोपों को खारिज करता रहा है। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि पीएफआई और कुछ नहीं है, बल्कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का ही एक नया रूप है। पीएफआई के कार्यकर्ताओं के अलकायदा और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों से लिंक होने के आरोप भी लगते रहे हैं। हालांकि पीएफआई खुद को दलितों और मुसलमानों के हक में लड़ने वाला संगठन बताता रहा है। अप्रैल 2013 में केरल पुलिस ने कुन्नूर के नराथ में छापेमारी की और पीएफआई से जुड़े 21 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी में पुलिस ने 2 देसी बम, एक तलवार, बम बनाने का कच्चा सामान और कुछ पर्चे बरामद किए थे। हालांकि पीएफआई ने दावा किया था कि यह केस संगठन की छवि खराब करने के लिए किया गया है। बाद में इस केस की जांच एनआईए को सौंप दी गई। मगर बार बार हिंसा, दंगे और आतंकी संगठनों से जुड़ते पीएफआई के तार इशारा करते हैं कि पीएफआई को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि करीब करीब देश के आधे हिस्से में फैला इसका जाल कई हिस्सों में होती इसकी मजबूत पकड़ को बताता है। लिहाजा देश की सुरक्षा एजेंसी भी इस पर कड़ी नजर रखती हैं।